नाज़रीन, यमन ने इसराइल के बाद अमेरिका पर बराह रास्त हमला कर दिया है और अमेरिकी नेवी को निशाना बनाया गया है, जिसके बाद हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं और अमेरिका की जानिब से भी जवाबी कार्रवाई यमन पर कर दी गई है। और अब खतरा यह बढ़ गया है कि क्या अमेरिका और उसके इत्तेहादी यमन को इन्वेड करने वाले हैं, यमन पर कब्जा करने वाले हैं, और उसमें जो मुनाफिक अरब हैं उनका कितना किरदार है, वो यमन को किस तरह से सबक सिखाना चाहते हैं और उस पर कब्जा करना चाहते हैं। ये अहम तरीन तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ हिजबुल्लाह के मुसलसल हमले जारी हैं और अब हिजबुल्लाह ने इसराइली बंदरगाहों को निशाने पर ले लिया है, जिससे इसराइल के लिए बड़ी मुश्किल वहां पर पैदा हो गई है। दूसरी जानिब पूरे मिडिल ईस्ट को अमेरिका से आजाद करवाने के लिए जो हमले हैं वो तेज हो चुके हैं, जंग ज्यादा पीक पर चली गई है और अहद कर लिया गया है कि अब पूरे मिडिल ईस्ट को अमेरिका से आजाद करवाया जाएगा। तो अब जंग इस तरह से देखें कि एक तरफ अमेरिका और उनके साथ कुछ मुनाफिक अरब हैं और फिर उनके इत्तेहादी हैं, दूसरी जानिब कुछ अरब ताकतें खड़ी हुई हैं जो कहती हैं कि इन मुनाफिक अरबों को भी शिकस्त देंगे, अमेरिका और उसके इत्तेहादियों और इसराइल को भी शिकस्त देंगे। तो इस तरह बिल्कुल हेड टू हेड हम आ गए हैं। गजा की जंग अब सिर्फ एक टुकड़े की जंग नहीं रही, बल्कि ये पूरे मिडिल ईस्ट की जंग बन चुकी है, और ना सिर्फ मिडिल ईस्ट की बल्कि हम तीसरी आलमी जंग की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि चाइना और नॉर्थ कोरिया के हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात आई हैं। जबकि यूरोप, वहां से बड़ी अहम अपडेट ये सामने आई है कि यूरोप ने कैटेगोरिकली इसराइल की मदद से इनकार कर दिया है। तो ये तमाम अपडेट्स एक एक करके आपके साथ शेयर करेंगे, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले हम यमन की बात कर लेते हैं। यमन जो कि अचानक से एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन गया पूरे ग्लोब में, पूरा जो इंटरनेशनल मीडिया उसका फोकस है वो यमन पर है। यमन की जानिब से रोजाना कोई ना कोई ऐसा एक्शन किया जाता है, कोई ऐसा हमला किया जाता है जिससे वो पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ मरकूज कर लेता है। अब रोजाना की बुनियाद पर इसराइली जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है, उनको कब्जे में लिया जा रहा है। लेकिन अभी जो उससे भी बढ़कर डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि अमेरिका और यमन अब ये एक दूसरे के आमने सामने आ गए और यमन ने अमेरिका पर हमला कर दिया, अमेरिकी नेवी को निशाना बनाया गया है। लेकिन इसका बैकग्राउंड क्या है, वो बैकग्राउंड पहले आप समझ लें नाज़रीन। हुआ कुछ इस तरह से है कि कल जो यमन ने जहाज पकड़ा था इसराइल का, सेंट्रल पार्क, जो कि ऑयल टैंकर था, इसराइल के लिए ऑयल जा रहा था, यमन ने उसको कब्जे में लिया गल्फ ऑफ एडन से। और आज जनाब क्या हुआ कि अमेरिका ने ऑपरेशन करते हुए उस जहाज को रिलीज करवा लिया है। जी हां, ये सबसे बड़ी अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं कि पहली बार अमेरिकी नेवी बरह रास्त उसने इंटरवीन किया है और यमन ने जो जहाज इसराइल का कब्जे में लिया था उसको मिशन करते हुए आजाद करवा लिया। हेलीकॉप्टर के जरिए ये मिशन किया गया। इनके कमांडोज डायरेक्टली उस जहाज पर उतरे और उसको अपने कब्जे में ले लिया। तो इसके बाद यमन की जानिब से बड़ा सख्त रिएक्शन आया और उन्होंने कहा कि चूंकि आपने हमारी सोवरेनिटी पर को निशाना बनाया है, आपने हमारी टेरिटरी में आकर ऑपरेशन किया और हमारे कब्जे से चीज छुड़ा कर लेकर गए हैं, तो हम अब इसका बदला भी लेंगे और आपको सबक भी सिखाएंगे। तो उन्होंने यूएस नेवी पर बराह रास्त बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं। जहां ये बहुत बड़ा इवेंट है, बहुत बड़ा इवेंट है जो बिल्कुल इस जंग का पांसा पलट सकता है, पूरी जंग का नक्शा बदल सकता है, क्योंकि अमेरिका पर बराह रास्त हमला करने का मतलब आप बखूबी जानते हैं। आपको याद है कि जापान ने अमेरिकी बेड़े को निशाना बनाया था और अमेरिका ने उस पर एटम बम भी गिरा दिया था। तो ये इनका बैकग्राउंड है, ये इनकी शोहरत है और जंग तो इनके लिए मुनाफा बख्श कारोबार है। तो यमन ने बराह रास्त अमेरिकी नेवी को निशाना बनाया है और ये अहद कर लिया है कि अब आप भी हमारे निशाने पर हैं और अब हम आपको भी सबक सिखाएंगे और इस चीज का हम आपसे बदला लेंगे। तो इस तरह सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि अगर आप मिडिल ईस्ट की पूरी हिस्ट्री उठाकर देख लें तो जो जो ताकतें अमेरिका के खिलाफ खड़ी हुई हैं, आप इराक देख लें, सीरिया देख लें, उन्होंने उनका क्या हशर किया, वहां पर इन्वेजन की, जो उनका ऑयल था उस पर कब्जा कर लिया। तो अब यहां पर सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल इस हवाले से है कि यमन के पास जो पावर है उसको छीना जा सकता है और वो पावर उनके पास है बाबुल मंदब की। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको समझनी यह है कि इस गेम में सिर्फ अमेरिका शामिल नहीं है, इस गेम में बहुत से मुनाफिक अरब भी शामिल हैं जो चाहते हैं कि ये बाबुल मंदब उनके कंट्रोल में आ जाए। और उसमें जो सबसे सरे फहरिस्त है वो आपका यूएई है। आप देखें कि यूएई की जो लोकेशन है ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मस के पास है, जो कि सबसे एक इंपॉर्टेंट एरिया है कि दुनिया भर का जो मैक्सिमम ऑयल है वो यहां से होकर गुजरता है। तो ये इस तरह उनकी स्ट्रेटेजिकल जो पोजीशंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह स्ट्रेट ऑफ हुर्मस की तरह जो बाबुल मंदब है यमन के पास, इसकी भी उससे ज्यादा अहमियत है, क्योंकि ये यहां से ऑयल भी गुजरता है और दुनिया का जो ट्रेड रूट है वो यही है, यानी एशिया, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, रशिया, ये सब इसी रूट से गुजरते हैं। और ये अगर इसको आप कब्जा कर लेते हैं या इसको बंद कर देते हैं तो आप आधी दुनिया को डिवाइड कर देते हैं, यानी दुनिया दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है। तो बाबुल मंदब की इतनी अहमियत है, तो यूएई का ये ख्वाब है कि वो बाबुल मंदब को भी कंट्रोल करे। जो यहां पर सिचुएशन क्रिएट हो गई है, यूएई को अपॉर्चुनिटी लग रही है, वो इस चीज का फायदा उठाना चाह रहा है कि जो क्योस यहां पर पैदा हो रहा है और अमेरिका
امریکہ کو بھی چونکہ یمن تھریٹ کر رہا ہے تو امریکہ تو کبھی بھی نہیں چاہیے گا کہ اس کے مخالف کوئی کھڑا ہو، وہ تو اس پھر ایریا پر قبضہ کرے گا اور ڈائریکٹ کبھی بھی نہیں کرے گا، بلکہ وہ اپنے ایجنٹوں کے ذریعے یہاں پر قبضہ کرے گا. جیسے انہوں نے عراق کو انویڈ کیا، سیریا کو کیا اور اس کو حوالے کر دیا کویت کے، اور یعنی کہ وہاں کا پورا کنٹرول جو ہے ان کو دے دیا، یہاں پر اپنے اڈے قائم کر لیے. تو اسی طرح یو اے ای اسی پالیسی کے تحت سوچتا ہے کہ جس طرح یہ امریکہ کو تھریٹ کر رہے ہیں تو امریکہ اس پر قبضہ کر کے ہمارے حوالے کر دے گا. تو یہ اس وقت یو اے ای کا بہت ہی گھٹیا پلان ہے اور وہ اس چیز سے فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے کہ چونکہ اس سے گلوبل ٹریڈ متاثر ہو رہی ہے، آپ ڈائریکٹلی نشانہ بنا رہا ہے یمن، تو ہم لیجیٹیمیسی حاصل کر لیں دنیا کی، دنیا سے مراد امریکہ کی اور یو این کی اور باقی ان کے اتحادیوں کی، کہ آپ ہمیں دے دیں، ہم اس کو سیف اینڈ سیکیور رکھیں گے، کیونکہ یمن جو ہے وہ یہاں پر جنگ پھیلا رہا ہے، تو آپ اسے ہمارے حوالے کریں، ہم اسے سیف اینڈ سیکیور کریں گے. تو اس پر مجھے صدام حسین کے الفاظ بھی یاد آ جاتے ہیں. انہوں نے کیا کہا تھا کہ the policies of some Arabs are American, they are inspired by America to undermine Arab interest. یہ آج سے 30 سال پہلے صدام حسین نے کہا تھا اور آج سیم سچویشن وہیں پر دوبارہ آ کر کھڑی ہو گئی ہے کہ یہ عرب جو ہیں یہ امریکنز کی پالیسی کو لے کر چل رہے ہیں اور عربوں کے جو انٹرسٹ ہیں اس کو انڈرمائن کر رہے ہیں. حالانکہ یہ جو سارا یمن کر رہا ہے یہ تو غزہ سے ریلیٹڈ ہے، وہ تو غزہ کے اوپر اپنا ریئیکشن دے رہا ہے. اگر غزہ میں جنگ ختم ہو جاتی ہے تو وہ چپ کر کے بیٹھ جائے گا. پہلے بھی تو اس نے کون سا باب المندب پہ کون سے جہاز پکڑے ہیں، وہ تو ایک جنگ کا ریئیکشن ہے. تو اس کا مطلب آپ یمن کو نشانہ نہیں بنا رہے، آپ ڈائریکٹلی فلسطین کی جو کاز ہے اس کو نشانہ بنا رہے ہیں. تو ایک طرف امریکہ اور یہ کچھ عرب ہیں اور دوسری طرف وہ بھی عرب کی طاقتیں ہیں جو اٹھ کھڑی ہوئی ہیں اور انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم اب بالکل خاموش نہیں بیٹھیں گے. اور یہ فیصلہ کن اب جنگ شروع ہو گئی ہے. غزہ کے لوگوں نے ہمیں بھی ایک وہ جذبہ دیا ہے کہ بھائی اگر وہ چھوٹے سے علاقے کی تنظیم ہو کر اتنی بڑی پاور کے خلاف اتنا بڑا آپریشن کر سکتے ہیں اور ان کو ناکو چنے چبوا سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں. تو اب ہم نے بھی فیصلہ کر لیا کہ پورے مڈل ایسٹ سے امریکہ کو نکالنا ہے. تو اس سلسلے میں مسلسل ہمارے یو ایس کے اڈوں پر جاری ہیں. یہ حریر بیس ہے، یہاں پر یو ایس اور دیگر جو فارن جو ٹروپس ہیں وہ اس بیس پر موجود ہے اور اس بیس کو کچھ دیر پہلے ڈائریکٹلی نشانہ بنایا گیا ہے. تو عہد کیا جا چکا ہے، اس میں ایران سر فہرست ہے اور اس کے بینر تلے آپ کا عراق ہے، آپ کا سیریا ہے، آپ کا لبنان ہے، آپ کا یمن ہے. یہ سب فیصلہ کر چکے ہیں کہ امریکی اڈوں کو یہاں سے ختم کرنا ہے، امریکہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے فارغ کرنا ہے اور پورے مڈل ایسٹ کو آزاد کروانا ہے. اب یہ صرف فلسطین کی جنگ نہیں رہی بلکہ یہ چیزیں نا آپ دیکھیں نا کنیکٹڈ ہیں. اگر امریکہ یہاں سے لیو کر جاتا ہے تو پھر اسرائیل کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. تو مڈل ایسٹ کی آزادی فلسطین کی آزادی کے ساتھ کنیکٹ ہے اور فلسطین کی آزادی مڈل ایسٹ کی آزادی کے ساتھ کنیکٹ ہے. تو اس طرح یہ دونوں چیزیں آپس میں لنک ہو گئی ہیں اور اب ان عرب طاقتوں نے، غیرت مند عرب طاقتوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب مزید جو امریکہ کی غلامی ہے وہ برداشت نہیں کریں گے. اب ذرا آپ کو حزب اللہ کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے ہیں. حزب اللہ مسلسل اپنا کریٹیکل جو کردار ہے وہ نبھا رہی ہے، بہت زیادہ مؤثر ثابت ہو رہی ہے. اس کے حملے جاری ہیں، گو کہ اس معاہدے سے پہلے حملے زیادہ تھے، اب تھوڑے کم ہیں، لیکن وہ مسلسل طور پر جو اس کا گول ہے کہ وہاں فورسز کو انگیج رکھنا، وہاں کے جو ریزیڈنٹس وہاں سے نکلے ہوئے ہیں وہ علاقے اسی طرح سے خالی رکھنا تاکہ پریشر جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکے. 3 لاکھ سے زیادہ جو شہری ہیں وہ اپنے علاقے بارڈر کے ساتھ چھوڑ کر نکل چکے ہیں. تو اگر آپ نے غزہ کے لوگوں کو نقل مکانی پر مجبور کیا ہے تو آپ بھی پھر اپنے گھروں میں نہیں رہ سکتے. یہ حزب اللہ نے ان کو پیغام دیا ہے. پھر ان کی جو فورسز ہیں ان کو اپنے ساتھ انگیج رکھا ہوا ہے اور مزید وہ فورسز اپنی بارڈر کے ساتھ بھیج رہے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ ان کی اکانومی کو کتنا نقصان پہنچ رہا ہے. میرے خیال سے جو سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ ان کے فوجیوں کی ہلاکتوں کے بعد ان کا جو اکانومی ہے وہ سب سے بڑا فیکٹر ہے جو ان کو نقصان دے رہا ہے. اب وہاں کے بزنس مین کا بیان دیکھیے، اسرائیلی میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا ہے کہ وی آر ان کرائسس. بہت بڑا بحران وہاں پر شروع ہو چکا ہے. حالانکہ ابھی تو حزب اللہ نے پوری جنگ بھی شروع نہیں کی لیکن اس سے پہلے یہ پورے بحران میں آپ کا پورا جو بارڈر کے ساتھ ساتھ ان کے شہر ہیں وہ پورے بحران میں جا چکے ہیں. مارکیٹس بند ہے، کاروبار بند، فیکٹریاں، سب چیزیں وہاں پر ٹھپ ہو گئی ہیں. تو بحران وہاں پر پیدا ہو چکا ہے. یہ حزب اللہ کی پاور ہے اور ابھی تک انہوں نے فل سکیل جنگ نہیں شروع کی ہے. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہوئی ہے کہ حزب اللہ نے ان کی بندرگاہوں کو نشانے پر لے لیا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، خود اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ حزب اللہ ہے سائٹ آن حیفا اور انہوں نے میسج دیا ہے کہ وی نو حیفا مور دین یو، کہ حزب اللہ جو ہے وہ پوری طرح سے حیفا پر نظر رکھی ہوئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم تم سے زیادہ حیفا کو جانتے ہیں. تو یہ ان کی سب سے زیادہ امپورٹنٹ بندرگاہ ہے تو اس پر وہ پوری طرح سے نشانہ لیے ہوئے ہیں اور اس سے پہلے انہوں نے 2-4 حملے کیے ہیں اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پوری طرح سے یہ ہمارے نشانے پر ہے. تو یہ اسرائیل کے لیے بہت بڑا تھریٹ بن چکا ہے کیونکہ ان کے پاس ایسے میزائل ہیں جو ڈائریکٹلی اتنی مطلب لانگ رینج کے ہیں کہ ڈائریکٹلی حیفا کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں. تو یہ اسرائیل کے لیے بہت بڑا تھریٹ ہے کہ وہ ان میزائلوں کو روک بھی نہیں سکتا، ان کو انٹرسیپٹ بھی نہیں کر سکتا. اب یہ ان کے لیے سب سے بڑا تھریٹ بنا ہوا ہے. تو آپ کے تمام جو ایکٹرز ہیں، آپ کے یمن سے لے کر آپ کا سیریا، آپ کا لبنان، یہ پوری طرح سے فلسطین کاز میں مدد دے رہے ہیں اور سب کی جو سرپرستی کر رہا ہے وہ آپ کا ایران ہے. تو جیسا کہ معاہدہ ختم ہونے میں چند گھنٹے رہ گئے ہیں تو حزب اللہ بھی پوری طرح سے تیار ہے اور اگر آج اسرائیل رات دوبارہ حملہ کرتا ہے غزہ پر تو حزب اللہ
फिर इससे भी ज्यादा फोर्स के साथ इसराइल पर हमला करने वाली है। तो अगले चंद घंटे इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जरा आपको यूरोप के हवाले से बात करते हैं। यूरोप में हम आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से मज़ाहमत इसराइल के खिलाफ बढ़ रही है, इख्तलाफात पैदा हो रहे हैं, इसराइल के खिलाफ जा रहा है यूरोप। तारीख में पहली बार ऐसा हो रहा है क्योंकि यूरोप के अपने मफादात खतरे में, उनका अपना बनाया हुआ निज़ाम खतरे में है, उनकी अपनी हुकूमतें खतरे में हैं। तो पहले एक एक कंट्री सामने आ रहा था, आपका स्पेन, आपका बेल्जियम, आपका आयरलैंड, आपका स्कॉटलैंड, फिर फ्रांस, फिर यूके ने इवन बयान दिया। अब होल जो है मजमूई तौर पर यूरोपीय यूनियन, जो कि उन सब की नुमाइंदा है, तंजीम जो बॉडी है, उसने ऐलान कर दिया है और शदीद तनकीद का निशाना बनाया है और कहा है कि हम मजीद अब इसराइल की हिमायत नहीं कर सकते, ना ही उसके बयानिए में और ना ही मिलिट्री या किसी भी तरह की इमदाद उसको नहीं करेंगे। अब यूरोपीय यूनियन का बयान खुद देख लीजिए बतौर सबूत कि इसराइल हैज क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स, मस्ट नॉट गो टू ऑक्यूपाई गजा। इसराइल ने सारी हदें पार कर दी। आप देखिए कि ये वही यूरोप है जो कहते थे कि इसराइल को इस्तिस्ना हासिल है, वो जो चाहे मर्जी करे, वो इनकी हर एक चीज को डिफेंड करते रहे 75 सालों में। वो इसराइल को सच्चा और फलस्तीन को झूठा कहते रहे, वो फलस्तीनियों को दहशतगर्द कहते रहे और आज कह रहे हैं कि इसराइल को इसने सारी हदें क्रॉस कर दी, उसके लिए तो कोई हदें थी नहीं। तो आज ये बहुत बड़ी तब्दीली आई है। अब ये पूरे यूरोप का बयान आ चुका है, तो आप सोचिए कि इसकी कितनी अहमियत है। आपका जो इसराइल है वो यूरोप और अमेरिका के सर पर ही तो खड़ा है। अगर ये पीछे हट रहे हैं तो जंग में वाज़ेह तौर पर ये फर्क लेकर आएगा। देखिए सबसे बड़ी जो जंग होती है नाज़रीन, वो बयानिए की जंग होती है। इसराइल अब से पहले 75 सालों में बयानिए की जंग जीता है, वो फौजी जंग नहीं जीता, वो बयानिए की जंग दरअसल जीतता रहा है क्योंकि पूरा मीडिया उसके कंट्रोल में था। आपके मगरब ने हमेशा उसको डिफेंड किया, उसके हर अमल को डिफेंड किया, लेकिन आज वो बयानिए की जंग हार चुका है और ये फलस्तीन की सबसे बड़ी जीत है। इसलिए अब पूरी दुनिया से आवाजें उठ रही हैं कि फलस्तीन को आजाद करो, इनको आजाद रियासत दो। हालांकि जो उनकी अपनी ज़ेरे तमाम बॉडी थी यूएन, वो अब इसराइल के खिलाफ हो चुकी है, तो इसके पीछे फिर रह किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। अब जरा कुछ मैं आपके सामने वो चीजें रखना चाह रहा हूं जो गजा जंग से रिलेटेड हैं और जो गजा के इत्तेहादी हैं, वहां पर एक नई जंग छेड़ने का खतरा पैदा हो गया है और वो है नॉर्थ कोरिया और चाइना। वहां पर ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जो कि इस जंग में बड़ी अहम साबित हो सकती हैं। थोड़ी सी आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। एक तो नाजरीन ये सूरत हाल खराब हुई है कि साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया में बड़ी जंग छिड़ने वाली है। साउथ कोरिया जो है वो अमेरिका का इत्तेहादी है, नॉर्थ कोरिया रशिया, चाइना और फलस्तीन का इत्तेहादी है। इस वक्त नॉर्थ कोरिया अंडर द टेबल जो है वो हथियार भी सप्लाई कर रहा है फलस्तीनी मज़ामती तहरीक को, ठीक है। तो अब नॉर्थ कोरिया में एक अलग जंग छिड़ने वाली है। नॉर्थ कोरिया ने अपनी फौज जो है वो साउथ के जो बॉर्डर है उस पर डिप्लॉय कर दी है। एक जोन बनाई गई थी कि ये नो मिलिट्री जोन होगी क्योंकि इनके दरमियान पहले ही बड़ी खूनखार जंगें हो चुकी हैं। तो किसी नई जंग से बचने के लिए एक जोन बनाई गई थी कि यहां पर किसी की मिलिट्री तैनात नहीं होगी, जिसको बफर जोन आप कह सकते हैं। अब वहां पर नॉर्थ कोरिया ने अपनी मिलिट्री डिप्लॉय कर दी है। तो अगर वहां पर जंग छिड़ती है तो डेफिनेटली उसका असर यहां पर भी आएगा क्योंकि फिर हम एक तीसरी आदमी जंग में चले जाएंगे। देखना आपकी यूक्रेन जंग अलग से चल रही है, फलस्तीन की जंग अलग से है, मिडिल ईस्ट की जंग अलग से है। फिर उनके इत्तेहादी जब बराह रास्त जंग में जाएंगे तो उधर से अमेरिका और वो भी बराह रास्त जंग में आ जाएंगे। तो फिर हम एक तीसरी आलमी जंग में चले जाएंगे। तो फिर तीसरी आलमी जंग क्या फलस्तीन का मंजरनामा बदलेगी? क्योंकि आप देखें ना कि जो दूसरी आलमी जंग हुई थी उसके बाद इसराइल कायम हुआ, तो क्या इस तीसरी आलमी जंग के बाद ये रिवर्स भी हो सकता है? क्या अगर ये ब्लॉक जीत जाता है जो फलस्तीन का हिमायती है तो फिर इसराइल को जो उसकी रियासत है वो रिवर्स भी हो सकती है। तो इस तरह ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और चाइना के हवाले से बड़ी अहम अपडेट सामने आई है कि जो अमेरिकी वॉरशिप है वो इनके पानियों में दाखिल हुआ है और बगैर परमिशन के दाखिल हुआ है। तो वहां पर इस वक्त मामला बहुत इंटेंस पर पहुंच चुका है, वहां पर टेंशन बहुत इंक्रीज हो चुकी है, वहां पर भी हालात इस वक्त बड़े कशीदा हैं क्योंकि यह पहली बार हुआ है कि उनका डिस्ट्रॉयर, उनका वॉरशिप अंदर आया है इनके पानियों में। यानी अब देखें ना कि उनके जो मिसाइल हैं उन्होंने चाइना को निशाने पर ले लिया है। तो चाइना के लिए ये बहुत बड़ा थ्रेट है और अगर वो इनके डिस्ट्रॉयर को तबाह करते हैं तो फिर सोचिए कि सूरत हाल कहां पर जाएगी। यानी चाइना और अमेरिका पहली बार बराह रास्त एक दूसरे पर हमला कर रहे होंगे और जंग में चले जाएंगे। तो जब ये दोनों जंग में जाएंगे तो पीछे रह किया जाएगा। तो इस तरह ये जो यहां पर सूरत हाल बन रही है, देखे ना, ये अब चाइना को भी ज्यादा एक देगी कि भाई हम अब खामोश नहीं रह सकते। अगर यहां पर गजा हार गया, फलस्तीन हार गया तो अमेरिका और हम पर हावी हो जाएगा। तो इस तरह भी ये चाइना का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितना ज्यादा थ्रेट उनको अमेरिका से आएगा वो उतने शिद्दत के साथ फलस्तीन की कॉज को हेल्प करेंगे। आखिर में आपसे जो कैदी रिहा हुए हैं उनके हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो रिहा हो रहे हैं, जिस तरह से वो फैमिलीज को आकर मिल रहे हैं, उनके आंसू जो है वो नहीं रुक रहे। तो बहुत ही जज्बाती वो मनाजिर होते हैं कि ये वो लोग हैं जो बेगुनाह 10-10, 15-15 साल जेलों में काट कर आए हैं और खवातीन हैं जो जेलों में काट कर आई हैं और जो ही वो बाहर निकल रही हैं मज़ामती तहरीक का नारा लगा रही हैं। तो इसके साथ साथ आप देखिए कि मज़ामती तहरीक का इंपैक्ट है वो पूरी दुनिया में बड़ा अच्छा जा रहा है, पूरी दुनिया में उसको बड़ा अच्छा समझा जा रहा है। पहले इनको दहशतगर्द कहा जा रहा था लेकिन अब पूरी दुनिया की आवाम समझ रही है कि दहशतगर्द तो इसराइल है, क्योंकि इसराइल ने बच्चों को
کو پکڑا ہوا تھا, خواتین کو پکڑا ہوا تھا بغیر کسی چارج کے, 10 15 سال سے ان کو رکھا ہوا تھا. تو ادھر انہوں نے تو بڑی کیئر کے ساتھ ان کو رکھا ہے. ان کی جو پرزنر ہیں اسرائیلی, وہ تو بڑے خوش وہاں سے جا رہے ہیں اور ان پر کوئی تشدد نہیں کیا گیا, بڑی ان کی کیئر کی گئی, اور وہ انٹرویوز میں بھی بتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا گیا. جبکہ جو فلسطینی قیدی رہا ہو رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جیلوں میں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. خواتین بتاتی ہیں کہ اسرائیلی آفیسرز کو اجازت تھی کہ وہ جو مرضی کریں, وہ تشدد کریں, وہ ان کو جان سے مار دیں, وہ پوائزن گیس ان پر سپرے کر دیں, مطلب ان کو کوئی روک ٹوک نہیں تھی. اور یہ بھی خبریں سامنے آئی ہیں کہ جو اسرائیلی قیدی ہلاک وہاں جان سے جا چکے ہیں جیل میں قید کے دوران, ان کو ریفریجریٹر میں رکھا ہوا ہے, ان کی باڈیز تک کو رہا نہیں کر رہے کہ وہ ان کی تدفین ہو جائے, ان کو اپنے ریفریجریٹر میں رکھا ہوا ہے تاکہ گھر والوں کو بھی نہ پتہ چلے کہ ہمارا, گھر والے یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو پیارا ہے وہ زندہ ہے, حالانکہ وہ مر چکا ہوتا ہے. تو اس طرح کے حالات وہاں پر ہیں. تو اس طرح بھی جو بیانیہ کی جیت ہے اس میں مزاحمتی تحریک اور فلسطین کا پلڑا اب دنیا میں بھاری ہو رہا ہے, اور یہ 75 سالوں میں پہلی بار ہوا ہے. تو یہ اہم ترین تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں, اور جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں. اجازت, اللہ حافظ.